पिछले हफ्ते अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाए हैं या करंट अफेयर्स के साथ टच में नहीं रह पाए हैं क्योंकि आप बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने में बिजी थे, सो डोंट वरी। आगे आने वाले आधे घंटे में वी आर गोइंग टू डिस्कस ऐसे टॉपिक जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। आई एम डॉक्टर शालू, वेलकमिंग यू टू विंग्स एक उड़ान, ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल पे आपको आपका सभी एग्जाम से रिलेटेड डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। तो पहले हम डिस्कस करेंगे पिछले हफ्ते जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज रही है। तो सबसे पहली न्यूज है कि भारत ने पहली बार एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप को जीता है। जीता तो नहीं बट एक मेडल लिया है एंड दैट इज ब्रॉन्ज मेडल। भारत ने पहली बार एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में ये मेडल जीता है। अभी तक हमने मेडल कोई भी नहीं जीता था और इसीलिए भी ये न्यूज इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत ने पहली बार इसे होस्ट भी किया है। ठीक है, सो होस्ट भी किया है एंड जीता भी है, तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। होस्ट किया है गांधीनगर में, गुजरात में, और मेडल जो हमने जीता है दैट इज ब्रॉन्ज मेडल। बहरीन को हराकर 3-1 की स्कोर से बहरीन को हराकर ब्रॉन्ज मेडल भारत ने ये जीता है। और ब्रॉन्ज मेडल जीतने की वजह से भारत की जो रैंकिंग है वो 60 से इंप्रूव होके आ गई है 42। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि फर्स्ट टाइम भारत ने कोई मेडल इस तरह की चैंपियनशिप में वॉलीबॉल की कैटेगरी में जीती है। दूसरी न्यूज आती है क्रिकेट के रिलेटेड और मोस्टली आप सब इससे अवेयर भी होंगे। वैभव सूर्यवंशी जो है वो भारत के यंगेस्ट क्रिकेटर बन चुके हैं जिन्होंने क्रिकेट में डेब्यू किया है, चाहे वो आईसीसी हो चाहे फिर वो T20 हो। सो ही हैज बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू डेब्यू द T20 और द इंडिया टू रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल क्रिकेट। और किस एज में उन्होंने डेब्यू किया है? वो एज है उनकी 15 साल और 99 डेज। इससे पहले ये जो खिताब था, ये जो क्रेडिट था, दैट वाज विद द सचिन तेंदुलकर जिन्होंने डेब्यू किया था 1989 में अगेंस्ट पाकिस्तान, और उस वक्त उनकी एज थी 16 साल और 205 डेज। ठीक है, तो नाउ उन्होंने सरपास कर लिया है सचिन तेंदुलकर को और वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं यंगेस्ट क्रिकेटर। और उन्होंने अपना जो डेब्यू है T20 का वो किया है अगेंस्ट इंग्लैंड एंड मैनचेस्टर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस कंट्री के अगेंस्ट उन्होंने डेब्यू किया है। ओके, नाउ इससे पहले अगर हम T20 के यंगेस्ट डेब्यू की बात करें, इंटरनेशनल फ्रंट पे तो सचिन तेंदुलकर थे, बट अगर हम T20 में यंगेस्ट डेब्यू की बात करें सो दैट वाज सुंदर, वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने डेब्यू किया था एट द एज ऑफ 18 इयर्स एंड 50 डेज अगेंस्ट द श्रीलंका इन 2017। बट अगर हम इंटरनेशनल फ्रंट की बात करें, वर्ल्ड में बात करें, तो वर्ल्ड में अभी भी ये खिताब किसी और क्रिकेटर के पास है एंड द नेम ऑफ दैट क्रिकेटर इज मैरियन गैरिसन, जो कि रोमानिया से है। ठीक है, मैरियन गैरिसन जिन्होंने डेब्यू किया था 14 साल और 16 दिन की एज में एंड दैट टू इन 2020। ठीक है, तो भारत के सबसे यंगेस्ट क्रिकेटर तो वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं, बट इंटरनेशनली अभी भी ये खिताब किसी और पर्सन के पास है एंड दैट इज मैरियन। क्लियर? तो क्योंकि अब बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह की डिटेल भी आपके लिए जानना जरूरी हो जाती है। बात करें आईपीएल की परफॉर्मेंस की, तो उसमें भी वैभव सूर्यवंशी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। वो सबसे यंगेस्ट ऑरेंज कैप विनर बन गए हैं। सुपर सिक्सर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और इमर्जिंग प्लेयर जैसे खिताब उनकी तरफ हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। Indian wicketkeeper batsman Ishan Kishan has become the #1 ranked in the ICC Men's T20 ranking। तो ICC ने T20 मेंस की रैंकिंग आउट की है जिसमें भारत के जो विकेट कीपर और बैट्समैन हैं दैट इज ईशान किशन, वो बन गए हैं #1 रैंकर। इससे पहले 3 भारतीयों को ये रैंक मिल चुका है, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव एंड अभिषेक शर्मा। अभी ईशान किशन ने अभिषेक शर्मा को पछाड़ते हुए खुद की ये #1 रैंकिंग हासिल की है और उन्हें ये मिला है बिकॉज उन्होंने स्कोर किया था 317 रन एट स्ट्राइक रेट ऑफ नियरली 200। आईसीसी रैंकिंग की बात करें, कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है ये। जैसे टेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह है #1 पे। देन टेस्ट बैटिंग की अगर हम बात करें तो दैट इज ट्रेविस हेड जो #1 पोजीशन पे है, हैरी ब्रुक जो सेकंड पे है और जो रूट जो कि अब तीसरे नंबर पर स्लिप हो गए हैं। वनडे इंटरनेशनल की बात करें तो उसमें बैटिंग की बात करें तो शुभम गिल जो है वो सेकंड प्लेस पे आ चुके हैं और विराट कोहली जो है वो 3rd नंबर पे चले गए हैं। टेस्ट ऑलराउंडर की बात करें
तो रविंद्र जडेजा जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर है, और ऑलराउंडर रैंकिंग में बेन स्टोक की बात करें तो वो 3rd पे और मार्को जेनसन जो है वो 2nd प्लेस पर है। ठीक है, तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं जो हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में दे कैन आस्क, बिकॉज अभी रिसेंटली अगर कोई रैंकिंग आउट हुई है तो इसीलिए आपके लिए ये कंटेंट जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आप कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज की तरफ, जो पिछले हफ्ते में, पिछले 10 दिनों में जो इंपॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स रहे हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो पहला है आरोग्य सेतु 2.0 जो है वो लॉन्च हुआ है। आरोग्य सेतु ऐप जो है वो आप लोगों ने सुनी होगी, एंड इसका जो पहला फेज था वो लॉन्च किया गया था कोरोना के तहत। जब कोरोना वायरस आया था उस समय आरोग्य सेतु ऐप जो है वो लॉन्च की गई थी। उस समय आप कोई भी वैक्सीन के बारे में जानना है, वैक्सीन के बारे में रजिस्ट्रेशन करानी है, आप वो सभी डेटा जो है वो आरोग्य सेतु ऐप से अवेल कर सकते थे। तो इसी का फेज 2.0 जो है वो रिसेंटली जो है वो लॉन्च किया गया है बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा। और इसका मकसद ये है कि अब आप आरोग्य सेतु ऐप पे आपका जितना भी डेटा है हेल्थ रिलेटेड वो वहां पे स्टोर होगा। बेसिकली डिजिटल हेल्थ मिशन की तरफ ये एक कदम है, ताकि ऑल द हेल्थ ओरिएंटेड डेटा जो है वो डिजिटली एक्सेसिबल कराया जा सके। साथ ही आप इस ऐप के थ्रू जो भी आयुष्मान स्कीम के अंडर, पीएम जन आरोग्य योजना के अंडर जो भी हॉस्पिटल्स हैं आप उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इवन ब्लड की जानकारी आपको जाननी हो कि नियर बाय ब्लड जो आपके सेंटर्स हैं वहां पे इस पर्टिकुलर टाइप का ब्लड ग्रुप अवेलेबल है कि नहीं है, तो विदाउट वहां गए हुए आप जस्ट बाय लॉगिंग इनटू द ऐप आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तरह से बहुत ही एक्सेसिबल बनाने की कोशिश की जा रही है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ जो फैसिलिटीज है उसे अफोर्डेबल एक्सेसिबल करने का एक तरीका है। ठीक है, तो आरोग्य सेतु 2.0, ठीक है, आप देख सकते हैं ई रक्त कोष की ब्लड अवेलेबिलिटी, आप सब जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है जब भी कभी आरटीए के केसेस होते हैं या कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो ब्लड अरेंज कराना इज़ अ वेरी एक तरह से आप समझ लें मुश्किल काम रहता है फैमिलीज के लिए। तो उस वक्त भाग दौड़ करके पूछने से बेहतर है कि आप जो इस ऐप के थ्रू यू कैन गेट टू नो कि आपके नियर बाय जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इस पर्टिकुलर ब्लड का ग्रुप जो है वो अवेलेबल है या नहीं। सो दैट वाज अबाउट द आरोग्य सेतु 2.0। ओके, सो नेक्स्ट इज इंडिया इन हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026। तो न्यूज में जो भी इंडाइसेस रहते हैं, जो भी रैंकिंग्स रहती हैं, वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज एग्जाम में अक्सर इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो है वो रिसेंटली रिलीज हुआ है जुलाई में। यूनिकॉर्न किसे कहते हैं? यूनिकॉर्न बेसिकली वो स्टार्टअप्स होते हैं जिनका जो टर्नओवर है वो 1 बिलियन से ज्यादा होता है। ठीक है, तो उन्हें यूनिकॉर्न कहते हैं। तो इसका कि किस देश में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स है, मतलब ऐसे स्टार्टअप जिनका 1 बिलियन से जो है टर्नओवर ज्यादा है। सो भारत को जो है इसमें 4th पोजीशन मिली है। भारत इज अ 4th रैंक का, जिसमें भारत में 61 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। जितने भी स्टार्टअप्स हैं उसमें से 61 आर इन द यूनिकॉर्न कैटेगरी। बात करें सबसे नंबर 1 पे कौन है, तो दैट इज यूनाइटेड स्टेट, जिसके पास 806 यूनिकॉर्न्स है। सेकंड में आता है चाइना एंड द थर्ड इज यूनाइटेड किंगडम एंड फोर्थ इज इंडिया। भारत में भी अगर हम बात करें कि किस सिटी से सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं, तो दैट इज बेंगलुरु। ठीक है, और सेकंड नंबर पे आता है मुंबई। ठीक है, तो बेंगलुरु को इंडिया यूनिकॉर्न कैपिटल भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर यू पीपल। ठीक है, सो भारत की यूनिकॉर्न कैपिटल इज बेंगलुरु, क्योंकि सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न लेवल के जो स्टार्टअप्स हैं वो बेंगलुरु से हो रहे हैं, और सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा मुंबई। क्लियर? यूनिकॉर्न क्या है? ये 1 बिलियन से ज्यादा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, India secured its highest ever ranking of 94th among 167 countries in the UN Sustainable Development Goal Index 2026. Again, one more important index. So, United Nations Sustainable Development Index 2026 में भारत की रैंकिंग रही है 94। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इतनी इंप्रूवमेंट भारत की पहली बार हुई है, 94। अगर पिछले साल की हम बात करें तो पिछले साल भारत की जो रैंकिंग थी दैट वाज 99। तो 99 से हम 94 में आए हैं, और 2015 की अगर हम बात करते हैं तो वी वर एट 112, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट जंप हमने लिया है, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हमने किया है। बेसिकली ये जो इंडेक्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट
गोल इंडेक्स ये देखता है कि डिफरेंट कंट्रीज जो है वो एसडीजीज को अचीव करने में कितना सक्सेसफुल हो रही हैं और कितना आगे बढ़ रही हैं, कितना एफर्ट कर रही हैं और कितना सक्सेस उनको इस प्रोसेस में मिल रहा है, उसी हिसाब से उनकी रैंकिंग की जाती है। ठीक है, तो भारत की इंप्रूवमेंट हुई है, प्रेजेंट रैंक इज 94। देखिए, जब भी आप कोई रैंकिंग पढ़ते हैं तो आपको रीसेंट रैंकिंग भी पता होनी चाहिए और आपको एक साल पहले की रैंकिंग भी पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया है तो दे कैन आस्क कि प्रीवियसली रैंकिंग क्या थी, कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो आपको प्रीवियसली भी पता होनी चाहिए, आपको प्रेजेंट भी पता होनी चाहिए, आपको जो टॉप रैंकर्स हैं उन कंट्रीज का भी पता होना चाहिए और जो बॉटम रैंकर्स है दे शुड ऑल्सो बी नोन टू यू। सो टॉप रैंकर्स की अगर हम बात करें तो फिनलैंड, ठीक है, और उसके बाद स्वीडन एंड डेनमार्क। मोस्टली ये जो स्कैंडिनेवियन नेशंस हैं, आप अक्सर देखेंगे कोई भी इंडाइसेस आप उठा के देख लेंगे तो आपको स्कैंडिनेवियन नेशंस ही टॉप पे मिलेंगे। उनकी एडमिनिस्ट्रेशंस, उनके कुछ स्टेप्स, उनके पॉलिटिकल डिसीजन कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से वो हमेशा हर इंडेक्स में दे आर एट द टॉप रैंक। तो यहाँ पर है फिनलैंड और सेकेंड नंबर पे स्वीडन एंड देन डेनमार्क। बात करें सबसे लो पे तो दैट इज चार, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड साउथ सुडान। नाउ द अदर थिंग्स विच यू नीड टू नो इज ये पर्टिकुलर इंडेक्स जो है ये रिलीज कौन करता है। सो दिस पर्टिकुलर इंडेक्स इज बीइंग रिलीज्ड बाय यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, SDSN। ठीक है, ये पर्टिकुलर एजेंसी जो है इस इंडेक्स को रिलीज करती है। ऑल्दो भारत की रैंकिंग इंप्रूव हुई है, 99 से हम 94 पे आए हैं, 115 जो 2015 में थी उससे इंप्रूव हुए हैं। स्टिल अगर हम नेबरिंग कंट्रीज में देखेंगे तो हमारी पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है, हम अभी भी इंडिया रैंक्स बिहाइंड भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका एंड अदर साउथ एशियन कंट्रीज। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट आप अपने आसपास छोटे देश देखते हैं, नेपाल देख लें, भूटान देख लें, हम उनसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीवमेंट में पीछे हैं। और सबसे मेजर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो हमें पीछे कर रहा है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2, दैट टॉक्स अबाउट जीरो हंगर। हंगर को एलिमिनेट करना ये सबसे बड़ा टारगेट जो है आज की डेट में भारत का बना हुआ है। वास्टिंग, स्टंटिंग जैसी जो कंडीशंस हैं, अंडर नरिशमेंट, ये वाली जो कंडीशंस हैं ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं और इसका रीजन ये है हमें नरिशमेंट के साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि हम सही खाना खाएं। एक्चुअली हमें सिर्फ पेट भरने पे ध्यान नहीं देना, ठीक है, उसके साथ हमें राइट ईटिंग की तरफ भी ध्यान देना है। स्टंटिंग एंड वास्टिंग, स्टंटिंग मीन्स द पर्सन और द चाइल्ड जिसकी एज है उस एज के हिसाब से उसकी हाइट नहीं है। वास्टिंग मीन्स जितना उसकी हाइट है उसके हिसाब से उसका वेट नहीं है ना। तो दीज थिंग्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर और उस हिसाब से जब आप बच्चों को कैटेगराइज करते हैं तो स्टंटिंग एंड वास्टिंग को लिया जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम हमारे देश में है राइजिंग ओबेसिटी। मीन्स हम खाना तो खा रहे हैं बट सही नहीं खा रहे, उसमें सही नरिशमेंट नहीं है, सही न्यूट्रिशन नहीं है, इसीलिए ओबेसिटी बढ़ रही है। जंक फूड्स या बाकी चीजें हैं जो मैं अक्सर भी कहती हूँ कि आज की डेट में अगर हम देखें तो एक एप्पल से ज्यादा सस्ता आपको एक समोसा या एक कुलचा दिखता है, फास्ट फूड दिखता है, जो आपको मतलब वेंडर्स के पास मिल जाता है और एक कॉमन इंसान के लिए वो लेना ज्यादा आसान रहता है और उससे उसकी भूख तो मर जाती है बट नरिशमेंट नहीं मिलती है। एंड दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से भारत की रैंकिंग अभी भी पीछे और इसके बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स रहते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, द दिल्ली गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मिशन कायाकल्प। तो मिशन का नाम किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और इसका क्या मकसद है। सो दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मिशन कायाकल्प। कायाकल्प मतलब चेंजिंग समथिंग, काया होती है बॉडी, है ना। सो if you want to change the face or the body of a nation or a state, you have to focus on the education. तो मिशन कायाकल्प जो है वो दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की तरफ फोकस कर रहा है। उसे सैनिटेशन प्रोवाइड की जाए, उसमें जो है वाटर कूलर्स प्रोवाइड किए जाए, आरओ फिटिंग उसमें की जाए, मॉडर्न लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज ये सब प्रोवाइड की जाए ताकि एजुकेशन सिस्टम जो है वो एनहांस हो। उसी पे फोकस किया गया है ये जो मिशन है कायाकल्प। ठीक है, सो स्कूल बिल्डिंग्स को रिपेयर किया जाएगा, सैनिटेशन इंप्रूव की जाएगी, आरओ प्लांट्स इंस्टॉल किए जाएंगे, है ना। तो कायाकल्प मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया, इस तरीके से जब आप स्कीम्स को माइंड में रखेंगे तो वो आपको रिटेन रहेंगी, ध्यान रहेंगी। अदरवाइज देयर आर न्यूमरस स्कीम्स, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी स्कीम का क्या मतलब है। तो इस तरीके से मोस्टली आप देखेंगे जो भी स्कीम्स होती है उनके नाम जो है मोस्टली दे आर इन हिंदी, है ना। कायाकल्प है, जल जीवन मिशन है, तो आप उसे रिलेट करके यू कैन कीप इन माइंड और उसको याद रखने का तरीका रख सकते हैं।
ठीक है, तो कवरेज क्या क्या है, तो नॉर्थ साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट जो भी है दिल्ली की, उस सभी में कोशिश की जाएगी कि एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव किया जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। द यूनियन गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ सीबीडीटी चेयरमैन रवि अग्रवाल। तो जब तक एग्जाम कंडक्ट होगा तब तक ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन है उनके चेयरमैन फिर से चेंज हो जाएंगे, तो नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि न्यूज में रहता है तो एजेंसी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसी तरीके से आपको न्यूज को पढ़ना होता है। जब भी कोई न्यू पर्सन रिक्रूट होता है सीजेआई, अगर तो टेन्योर लंबा है ना, 2 साल के लिए है, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो नेम इंपॉर्टेंट है। बट अगर कुछ समय के लिए है तो नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि वो एजेंसी का नाम है तो एजेंसी इंपॉर्टेंट हो जाती है। किस कैटेगरी की है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैट्यूटरी है ना, तो ऑटोनोमस है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो रवि अग्रवाल इनको एक्सटेंशन मिली है, रिटायर इन्होंने जुलाई में हो जाना था, बट नाउ द टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड 31 दिसंबर के लिए। सीबीडीटी बेसिकली क्या है ये हम जान लेते हैं। सीबीडीटी इज अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। सो स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है हर वो बॉडी जिसकी जो ओरिजिन है इट इज बेस्ड ऑन द लॉ। ठीक है, लॉ से उसकी ओरिजिनेशन हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जिसका मेंशन संविधान में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल पे है। सही है, चलिए। सो कौन से एक्ट के अंडर है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 में। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मतलब किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डिपार्टमेंट रेवेन्यू का है, मिनिस्ट्री फाइनेंस की है। मेंबर्स कौन होते हैं, एक चेयरमैन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अनीमिया मुक्त भारत अभियान। तो ये बहुत पुराना अभियान है, इसे लॉन्च किया गया था 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। 2018 नाम से ही क्लियर है, अनीमिया मुक्त भारत। फोकस किया जाता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है उससे हम अनीमिया को, जो आयरन डेफिशिएंसी है, उसे हम रिमूव करेंगे। 2018 में लॉन्च किया गया था। अभी इसकी आप एक तरह से कहें इसके वे को थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले इसकी जो स्ट्रेटेजी थी वो थी 6x6x6, 6 बेनिफिशियरी ग्रुप, 6 जो है इंटरवेंशन और 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। अब इससे बढ़ाकर इसे चेंज कर दिया गया है 7x7x7। ठीक है, बाकी सेम रहेगा। तो 6 मैं अगर बेनिफिशरीज की बात करूं, बाकी 3 जो भी चीजें ऐड की गई हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। 6 बेनिफिशरीज की अगर हम बात करें तो पहले थे 6 to 59 मंथ्स के बच्चे, इट इज अराउंड 5 इयर्स हो गया 59 मंथ्स का। फिर आगे आपका 5 से 9 साल तक के बच्चे, फिर आगे आपके 10 से 15 साल के एडोलसेंट्स, 15 से 49 इयर्स की विमेन जो कि रिप्रोडक्टिव एज में होती हैं, फिर आगे प्रेग्नेंट विमेन्स और आगे आपकी लैक्टेटिंग विमेन्स। ठीक है, ठीक है, जो नर्सिंग वुमेन है, जो जिनके छोटे बच्चे हैं, जो दूध पिलाती है। लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेगनेंसी विमेन्स, ठीक है, जो प्रेग्नेंट है। 15 से 49 रिप्रोडक्टिव एज की विमेन्स, 10 से 15 में सारे एडोलसेंट्स आ जाते हैं, 5 से 9 साल के बच्चे और 6 से 59 मंथ तक के बच्चे। तो ये 6 कैटेगरीज थी। इसमें अब एक और कैटेगरी जो है वो ऐड की गई है, एंड दैट इज 0 to 6 मंथ। न्यू बॉर्न से लेकर 6 महीने तक के बच्चों में भी इसे इस कैटेगरी में ऐड कर लिया गया है, क्योंकि उनमें भी एनीमिया देखा गया है। ठीक है, तो एक कैटेगरी इसमें ऐड कर दी गई है। ठीक है, बाकी अगर हम जस्ट अ सेक, ओके, सो बाकी हम इंटरवेंशन की बात करें, पहले 6 इंटरवेंशन थे, तो 7 इंटरवेंशन जो ऐड किया गया है वो है ईटिंग राइट। पहले क्या क्या थे कि हमें डीवॉर्मिंग टैबलेट्स प्रोवाइड करनी है, हमें अवेयरनेस देनी है, हमें आयरन सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, अक्सर फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आंगनबाड़ी में ये प्रोवाइड किए जाते हैं। नाउ द फोकस इज ऑन बीइंग ईटिंग राइट। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रॉब्लम बेसिकली खाने में नहीं है, कि खाना तो सबको मिल पा रहा है लेकिन सही नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, जो नरिशमेंट वाला खाना है वो कंपेरेटिवली कॉस्टलियर है ना, और जो सस्ता खाना है उसमें कोई न्यूट्रिशन ही नहीं है। सो ईटिंग राइट इज द बेसिक ऑफ द थिंग। और 7 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात करें तो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क, मतलब हमें फॉलो अप भी लेते रहना है, देखते रहना है कि अगर सपोज कोई बच्चा है जिसे 5 साल का, जिसमें एनीमिया देखा गया, उसे सप्लीमेंट्स दिए गए और वो इम्प्रूव हो गया, उसके बाद आपको फॉलो अप भी करते रहना है कि अगेन से उसमें अनीमिया तो नहीं हुआ। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द अनीमिया मुक्त भारत। 2018 में लॉन्च हुआ था। अब इसकी जो आप एक तरह से स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है, 7x7x7। मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ये स्कीम आती है।
ठीक है, तो ये तीनों जो नए अप्रोचेस हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कौन कौन सी अप्रोच इसमें ऐड की गई। ओके, इन अप्रोचेस के साथ एक और चीज इसमें ऐड की गई है। पहले थी T3 अप्रोच, अब है T4। T3 मतलब T3 में क्या आता था, टेस्ट, ट्रीट एंड टॉक। मतलब टेस्ट किया जाएगा एनीमिया के लिए, आप जानते हैं HB टेस्ट किया जाता है, तो वो टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद अगर एनीमिया है तो उसे ट्रीट किया जाएगा आयरन सप्लीमेंट्स देकर, और उसके बाद टॉक किया जाएगा, मतलब अवेयरनेस प्रोवाइड की जाएगी कि अबाउट हाउ यू नीड टू ईट राइट थिंग्स, हाउ यू नीड टू फुलफिल योर न्यूट्रिशियस नीड। बट अब उसमें एक और चीज ऐड कर दी गई है, ट्रैक। ठीक है, इसके बाद आपको ट्रैक भी करना है, आपको फॉलो अप भी लेना है, आपको देखना भी है कि चीजें स्ट्रीमलाइन वे से चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा ठीक हो गया लेकिन 2 साल बाद फिर से एनीमिया हो गया, फिर से वो अपने पुरानी स्टेज पर ही आ गया। तो नीड टू ट्रैक द सिचुएशन ऑल्सो। और ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है, मींस अब ये पूरा डेटा, आजकल आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन हो गया है सब डेटा, अब ऑफलाइन डेटा मेंटेन करने की बात नहीं रही है। तो ये सारा का सारा डेटा जो लिया जाएगा, जो मेंटेन किया जाएगा, वो 3 पोर्टल्स पे होगा। एक है जनरली पोर्टल, जो कि मैटरनल सर्विसेज का, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स है उनका डेटा बनाया जाता है। RBS के पोर्टल मींस राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का पोर्टल, और यूविन पोर्टल जो कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का पोर्टल है, जहां पे सारा कि जो भी वैक्सीनेशन बच्चों को प्रोवाइड की जाती है उसका जो डेटा बनाया जाता है। तो ये 3 सोर्सेज से जो है डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाए। Okay, so the next news is from our neighboring UT, that is Ladakh. So Union Territory of Ladakh is developing India's first, भारत का पहला कंजर्वेटिव पार्क। कौन सा, ऐसा वैसा नहीं बल्कि पेट्रोग्लिफ कंजर्वेटरी पार्क। तो लद्दाख में भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेटरी पार्क बनने जा रहा है। पेट्रोग्लिफ किसको कहते हैं, बेसिकली ये वो इंस्क्रिप्शंस हैं, ये वो एविडेंसेस हैं, सिंबल्स हैं जो डायरेक्टली रॉक पे किए जाते हैं। एंशियंट टाइम पे आप सब जानते हैं, जो भी हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें मिलते हैं, प्रीवियसली जब पेपर नहीं था, कुछ भी एविडेंस नहीं था, तो उस समय पे वो पत्थरों पे लिखा जाता था ना। तो पत्थरों पे जो इंस्क्रिप्शन सिंबल्स होते हैं, जिससे हमें उस समय की कल्चर के बारे में, लाइफ के बारे में जानकारी मिलती है, उन्हीं को पेट्रोग्लिफ्स कहते हैं। तो लद्दाख में अराउंड 400 के करीब ऐसे पेट्रोग्लिफ है, तो उनको उनकी जगह से हटाकर एक कंजर्वेटिव एरिया में लाके रखा जा रहा है। और ये कहाँ बनाया जा रहा है, सिंधु घाट इन लेह। ठीक है, तो उस जगह से हटा के वहां रखा जा रहा है ताकि इनको और वेदरिंग से और डिटोरिएशन से बचाया जा सके, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ने का। ठीक है, तो जगह आपको ध्यान रखनी है, सिंधु घाट इन लेह। और इसकी जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखा गया था अप्रैल 2026 में। उसी में थोड़ी सी जुलाई के महीने में थोड़ी सी और डेवलपमेंट हुई थी, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। ठीक है, सो पेट्रोग्लिफ्स एंशियंट इमेजेस हैं, सिंबल्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, जो डायरेक्टली आपके स्टोन्स पे जो है लिखे जाते हैं। लद्दाख में अराउंड 400 ऐसे पेट्रोग्लिफ्स जो हैं वो पाए जाते हैं। और अगर हम टाइमलाइन की बात करें कि ये हिस्ट्री के कौन से टाइम से रिलेटेड है, सो इट इज रिलेटेड टू पैलियोलिथिक एज। ठीक है, हिस्ट्री को जब हम डिवाइड करते हैं तो जो सबसे आइस एज के बाद जो टाइम आता है ना, पहले तो थी आइस पूरे अर्थ में, उसके बाद जो सबसे पहली एविडेंस आता है वो होता है पैलियोलिथिक, देन मीसोलिथिक, फिर नीलियोथिक, और फिर धीरे धीरे टाइमलाइन बढ़ी है ना। तो पैलियोलिथिक के एविडेंस इसमें मिलते हैं, और जो इंस्क्रिप्शंस है वो चाइनीज, अरेबिक, संस्कृत, इन सभी लैंग्वेजेस में देखने को मिलते हैं। तो एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सोर्स है ये एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने का। और ये जो पेट्रोग्लिफ की कंजर्वेशन पार्क है, ये किन किन के कोलैबोरेशन से किया जा रहा है, तो MOU हैव बीन साइंड, 2 एजेंसी इसमें कोलैबोरेट करेगी। एक तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दूसरा लद्दाख डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव एंड आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम। Okay. Next news is, as part of its 19th anniversary celebration, Akashvani has unveiled स्वर प्रेरणा विथिका। तो आकाशवाणी का 90th एनिवर्सरी थी, 90 साल हो गए बनते हुए, तो उन्होंने एक फोटो गैलरी जो है वो लॉन्च की, किस नाम से, स्वर प्रेरणा विथिका। तो याद रखना है आपको नाम, स्वर प्रेरणा विथिका। स्वर किसे कहते हैं, आवाज, है ना, प्रेरणा किसी को इंस्पायर करना। तो फोटो गैलरी ऑफ आप एक तरह से कहें जो भी फेमस म्यूजिशियंस हैं उनके बारे में आकाशवाणी ने ये फोटो गैलरी जो है वो इनॉग्रेट करी, ऑनरिंग द लेजेंडरी म्यूजिशियन। तो सिंपल आप नाम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, और हो सकता है एग्जाम में डायरेक्टली फैक्चुअल पूछ ले, स्वर प्रेरणा विथिका जो है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, सो इट इज टू द म्यूजिशियंस जो भी लेजेंडरी म्यूजिशियन रहे हैं। इनॉग्रेशन इसकी की गई है आकाशवाणी रंग भवन ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब क्योंकि आकाशवाणी न्यूज में रहा है ना,
उनकी 90th एनिवर्सरी थी, उन्होंने एक फोटो गैलरी लाई, तो हमारे लिए आकाशवाणी के बारे में जानना भी जरूरी हो जाता है। ठीक है, ये पर्सनालिटीज के नाम इज नॉट सो इम्पोर्टेंट बट आई हैव मेंशन देयर, आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जैसे आप देख सकते हैं, बिस्मिल्लाह खान, लता मंगेशकर, इन सब के जो फोटोज वो वहां पर रखे गए हैं टू ऑनर देम। आकाशवाणी की बात करें तो उनका जो ऑफिशियल नेम है वो है ऑल इंडिया रेडियो। 1936 में इसे फाउंड किया गया था। ठीक है, 1936 में फाउंड किया गया था। ये प्रसार भारती का ही एक डिवीजन है। 23 लैंग्वेज में ब्रॉडकास्ट किया जाता है और अराउंड 92% ऑफ पॉपुलेशन को कवरेज देता है। मोटो की बात करें तो बहुजन हिते और बहुजन सुखे जो है वो आकाशवाणी का मोटो। जब तक सोशल मीडिया नहीं आया था तो आकाशवाणी वॉज वेरी फेमस, अभी भी है, जो काफी लोग इसे सुनते हैं। और मोटो जो है दैट इज बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। Okay, so next is ICMR Minds has been awarded the Gold Award. ICMR, that is Indian Council of Medical Research, उसके एक प्रोजेक्ट को माइंड्स को गोल्ड अवार्ड मिला है। किस कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड मिला है? गोल्ड अवार्ड मिला है एट द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस इज ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है ना, ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। सो बेसिकली ये जो माइंड्स प्रोजेक्ट है ICMR का, AI की टेक्नोलॉजी को यूज करके जो पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स हैं उन्हें अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट देने में हेल्प करता है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसे लॉन्च किया गया है। इसी कैटेगरी में इसे गोल्ड अवार्ड मिला है। सो ये न्यूज तो इम्पोर्टेंट है बट क्योंकि न्यूज में ICMR रहा है तो फिर हमारे लिए ICMR इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना, कब बनी, किस कैटेगरी की है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो बाकी ये माइंड्स प्रोजेक्ट किस बारे में है? इसमें टेक्नोलॉजी द प्लेटफॉर्म एम्प्लॉयज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट टू असिस्ट ट्रेन्ड फ्रंटलाइन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इन डिलीवरिंग स्टैंडर्डाइज्ड मेंटल हेल्थ केयर। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ केयर पे फोकस किया जा रहा है कि AI की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप अच्छा मेंटल हेल्थ केयर जो है, जो हेल्थ लाइन जो प्रोवाइडर्स हैं वो प्रोवाइड कर पाए। ICMR की बात करें तो ICMR का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। 1911 में इसे स्टैब्लिश किया गया था एज इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। नाम इसका चेंज हुआ 1949 में एज ICMR। काम इसका होता है जो भी रिसर्च, मेडिकल रिलेटेड रिसर्च है उसे फंड करना, उसे कोऑर्डिनेट करना, उसमें इसका काम रहता है। ठीक है, तो 1911 में ये बना था बट इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया 1949 में। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज कन्फर्म्ड इन इंडोनेशियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो रिसेंटली भारत के प्राइम मिनिस्टर को इंडोनेशिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये भारत के दूसरे ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्हें इंडोनेशिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। सो बहुत सारे MOUs जो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में साइन हुए हैं ताकि उनके बीच में जो कोलैबोरेशंस है उसे थोड़ा और एनहांस किया जाए। बात करें सिविलियन अवार्ड की तो इस सिविलियन अवार्ड का नाम है बिंताक अधिपूर्णा। जकार्ता में ये अवार्ड जो है उन्हें दिया गया। नरेंद्र मोदी जी से पहले ये अवार्ड जो है वो जवाहरलाल नेहरू को मिला था। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु रिसीव्ड द इंडोनेशियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड और ये अवार्ड उन्हें 1995 में मिला था जब इंडोनेशिया की 50th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी थी। ठीक है, चलिए, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इंडोनेशिया की अभी के लिए तो कैपिटल जकार्ता है बट 2028 में एक अलग जो कैपिटल है वो डेजिग्नेटेड कर दी गई है कि 2028 से ऑफिशियली उनकी पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो कोई और हो जाएगी। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको पता है कि जो इंडोनेशिया की है वो नई कैपिटल कौन सी होने वाली है। सो MOU की साइन की बात करें तो डिफेंस में, क्रिटिकल मिनरल्स में, एग्रीकल्चर, इन बहुत सारी कैटेगरीज में MOU दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए। नॉट ऑफ मच यूज। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए दिस वन कि IIMR के जो एक ब्रांच है वो जकार्ता में भी ओपन करने की बात की गई। ठीक है, बोथ साइड्स एग्री टू एस्टैब्लिश अ ब्रांच कैंपस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर इन जकार्ता। ठीक है, IIM बैंगलोर की एक ब्रांच को जकार्ता में भी ओपन करने की बात की गई। ओके, नेक्स्ट इज गुजरात पुलिस हैव लॉन्च 28 डेज स्टेशन स्टेट वाइज कैंपेन ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस। तो इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस किस स्टेट में लॉन्च किया गया है तो गुजरात में है। नाम से ही क्लियर है, बात की जा रही है साइबर स्पेस को सुरक्षित बनाने की। आप सब जानते हैं जैसे जैसे साइबर
सोशल मीडिया का दौर आ रहा है, एआई का दौर आ रहा है, तो साइबर स्पेस उतनी ही ज़्यादा डेंजरस बनती जा रही है। साइबर फ्रॉड्स हों, फाइनेंशियल फ्रॉड हों, आइडेंटिटी थेफ्ट के केसेस हों, है ना, बुलिंग के केसेस हों, तो बहुत सारे केसेस वैसे हो रहे हैं। तो ये एक कैंपेन है 28 डेज लॉन्ग, गुजरात पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके और टाइम रहते ही उन्हें सर्विस प्रोवाइड की जा सके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इंटरवीन किया जा सके और जो भी कल्प्रिट्स हैं उन्हें सजा दी जा सके। लोगों के अंदर अवेयरनेस प्रोवाइड करने का भी काम ये पर्टिकुलर कैंपेन में किया जाएगा। ये ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन, साइबर स्टॉकिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट, है ना, आइडेंटिटी थेफ्ट आप किसी मतलब आप कोई और बन के किसी और को जो कर मतलब करते हैं, आप एक तरह से डिस्गाइज करके खुद को, है ना, कभी पैसे हथियाते हैं पुलिस बन के, बैंक ऑफिसर बन के, है ना, तो आइडेंटिटी थेफ्ट एंड अदर साइबर रिलेटेड क्राइम्स दैट अफेक्ट्स विमेन एंड चिल्ड्रन। टाइमली रिस्पॉन्स की बात की गई है। द पुलिस हैव कमिटेड टू एंश्योर प्रिलिमिनरी पुलिस एक्शन विद इन 24 आवर्स। बात की गई है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जैसे ही साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग होती है, 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें रिस्पॉन्स किया जाएगा। बात करें साइबर फ्रॉड, जो फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड होता है, उसे कंट्रोल करने के लिए क्या हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा भी कुछ किया गया है? तो जी हाँ, उन्होंने एक हेल्पलाइन जो है वो लॉन्च की है। हेल्पलाइन इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए भी और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी, आपको ये पता होना चाहिए, बिकॉज आज के दौर में साइबर फ्रॉड जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है। सो द गाइडलाइन इज, नंबर इज हेल्पलाइन का 155260। इसे 1 अप्रैल 2021 में जो है लॉन्च किया गया था। और ये हेल्पलाइन जो है ये वर्क करती है इन कोऑर्डिनेशन विद I4C, उसके साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑल द मेजर बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, वॉलेट्स, ऑनलाइन मर्चेंट्स, जितने भी आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के एप्स हैं, वो सब की कोलैबोरेशन में ये हेल्पलाइन वर्क करती है। ठीक है, तो अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है फाइनेंशियल, तो आप अगर इस हेल्पलाइन पे बात करेंगे तो आपको हर तरीके की सुविधा जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। I4C क्या है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। Next, during the bilateral summit in Jakarta, India and Indonesia signed the landmark defense deal for supply of indigenous अस्त्र MK1 एयर टू एयर मिसाइल। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली ये डिसाइड हुआ कि भारत की एक मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, वो जकार्ता को सप्लाई की जाएगी एंड उसका नाम क्या है? अस्त्र MK1 एयर टू एयर। तो क्या है ये मिसाइल? इस मिसाइल की अगर हम बात करें तो दिस इज बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब पायलट जहां तक नहीं देख सकता है उसके बियॉन्ड भी ये स्ट्राइक कर सकता है। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, वेरी इंपॉर्टेंट, एयर टू एयर मिसाइल है। किसने डेवलप की है? DRDO ने और BDL ने, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने की है। ठीक है, अगर इसकी क्वालिटीज की बात करें तो इसकी जो स्पीड है वो मैक 4.5 है, जो कि 4 टाइम्स ज्यादा है स्पीड ऑफ साउंड के। ठीक है, तो वेरी हाई इसकी स्पीड है। साथ ही बात करें डिस्टेंस जो कवर करती है, 80 से 110 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे ये स्ट्राइक कर सकती है। और जब ये रिलीज होता है, इसमें जो फ्यूल यूज होता है वो किसी भी तरह का, आप एक तरह से करें, गैसेस रिलीज नहीं करता, जिसकी वजह से जो एनिमी के सेंसर्स हैं वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाते रॉकेट को। तो दिस इज इट्स प्लस पॉइंट। ठीक है, और अगर हम बात करें अस्त्र मिसाइल की फैमिली की, तो MK1 जो है इंडोनेशिया को देने की बात की गई है, बट इस फैमिली में 2 और मिसाइलें हैं, दैट इज MK2 एंड MK3। MK2 की बात करें तो उसकी रेंज 200 किलोमीटर की है, और अस्त्र MK3 जो अभी अंडर डेवलपमेंट है उसकी जो है दैट इज 350 किलोमीटर। क्लियर? तो अस्त्र MK1 देने की बात हुई है, 2 इसमें और है, तीसरा भी अंडर डेवलपमेंट है, दूसरा डेवलप। अब बढ़ते हैं हम कुछ JNK स्पेशल, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में रहे। तो सबसे पहले अमरनाथ यात्रा, आप सब जानते हैं अमरनाथ यात्रा जो है 3 जुलाई को स्टार्ट हो गई थी, और प्रथम पूजा के बाद, जिसमें LG गवर्नर जी ने जो है स्टार्ट किया था, उसके बाद ये 57 डेज लंबी पिलग्रिमेज होती है। बट ये देखने को मिला कि 4 दिन बाद ही जो शिवलिंग है वो पिघल गए, एंड मल्टीपल रीजंस के दिए जा रहे हैं, बट हम सब जानते हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द कॉज ऑफ दैट। सो नो फ्लाइंग जोन जो है, 2 रूट होते हैं अमरनाथ यात्रा के, पहलगाम का और बालटाल का। दोनों ही रूट्स में नो फ्लाइंग जोन जो है डिक्लेयर किया गया है। नो फ्लाइंग जोन क्या होता है कि वहां पे कोई भी UAV, दैट इज अनआर्म्ड व्हीकल, या फिर ड्रोन्स या कमर्शियल जो आपके हेलीकॉप्टर्स हैं, वो उड़ाने की इजाजत नहीं है। हाँ, लेकिन जो मिलिट्री के हैं सर्विलेंस वगैरह के लिए वो वहां कर सकते हैं, बट बाकी कोई और वहां पे उड़ने की इजाजत नहीं है। इंश्योरेंस की बात करें तो उसे भी रिवाइज किया गया है। पहले जो था दैट वाज 5 लाख का, पिलग्रिमेज को जो है एक्सीडेंटल कवरेज दिया जाता था, बट अब जो है इसे बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है। ठीक है, नाउ क्योंकि पूरे महीने श्री अमरनाथ यात्रा जो है वो न्यूज में रहेगी, तो इसका कुछ स्टैटिक पोर्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बालटाल रूट की लोकेशन की बात करें तो वो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है,
उस रूट में जो रिवर है दैट इज सिंध रिवर। पहलगाम रूट की बात करें तो दैट इज इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, और उसकी जो रिवर है दैट इज लीडर रिवर। पास की बात करें तो महगुना पास है जो हाईएस्ट पास है, और केव की एलिवेशन जो है वो 3888 फीट की ऊंचाई पर है, और केव की फॉर्मेट जो है वो नेचुरल आइस से जो है वो बना है। हाईवे जो है 44 है, और उस हाईवे पे जो क्रिटिकल टनल आता है दैट इज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ठीक है, तो जो भी न्यूज रहती है उसका आपको स्टैटिक डेटा, स्पेसिफिकली जेएनके ओरिएंटेड है ना, जेएनके की कोई भी न्यूज है तो उसका अगर स्टैटिक डेटा है आपको वो भी पढ़ना है। दूसरी न्यूज थी बहुत ही दुखद की क्लाउड बर्स्ट जो है वो हुआ था किश्तवाड़ में 6 जुलाई के आसपास। तो उस वक्त जो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन था उस पर भी इम्पैक्ट आया था, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, एंड दैट वाज क्वार, है ना। तो हमें जानना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो किस रिवर पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है ना, किस तरीके का है वो। तो बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो कैपेसिटी इसकी 540 मेगावाट है, चिनाब रिवर पे है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट पे, और ये जो है इट इज रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। ठीक है, रन ऑफ द रिवर। नॉर्मली जो जनरल हम देखते हैं डैम्स, उसमें बड़े से रिजर्वायर बनाए जाते हैं। रन ऑफ द रिवर जो डैम्स होते हैं वो नेचुरल फ्लो रिवर का यूज करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बड़े रिजर्वायर उसमें नहीं होते। तो ये रन ऑफ द रिवर कैटेगरी का है। कौन डेवलप कर रहा है? इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट, जो कि एक कोलैबोरेशन है एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी के बीच में, दैट इज जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कोऑपरेशन। चिनाब रिवर की, बिकॉज अब चिनाब रिवर न्यूज में है क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन उस रिवर पे था, तो इसकी ज्योग्राफी भी देख लेते हैं। चिनाब जो है वो 2 ब्रांचेस के रूप में ओरिजिनेट होती है, चंद्र एंड भागा, एंड फाइनली टैनी जो एरिया है लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में, वहां जाके मर्ज होती है, एंड फाइनली इट फॉर्म्स चिनाब। वैदिक नेम इसका अस्किनी है। किश्तवाड़ में ये एंटर करती है पद्धर एरिया के पास, देन ये जो है गॉर्ज के बीच में से, दो पहाड़ियों के बीच में जो पतला सा रास्ता है वहां से फ्लो करती है। किश्तवाड़ को हाइड्रो पावर हब भी कहा जाता है जम्मू कश्मीर का। बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर स्टेशन जो है वो किश्तवाड़ में लोकेटेड है। जैसे आप दुलहस्ती की बात करें, चिनाब रिवर पर है, ऑपरेशनल है, 390 मेगावाट का। पकलदुल की बात करें 1000 मेगावाट का, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मरुसुदर रिवर पर है, जो कि चिनाब रिवर की ही एक ट्रिब्यूटरी है। किरू की बात करें 624 मेगावाट का है, ये भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, चिनाब रिवर किश्तवाड़ में। रैटल है 850 मेगावाट का, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, चिनाब रिवर किश्तवाड़। बगलीहार की बात करें, ये ऑपरेशनल है, 900 मेगावाट का, चिनाब रिवर रामबन डिस्ट्रिक्ट। एंड देन सलाल 690 मेगावाट का, अगेन ऑन अ चिनाब रिवर ऑपरेशनल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं चिनाब रिवर पे कितने ज्यादा है। ये सब आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि चिनाब रिवर न्यूज। ओके, देन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स। सो हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट को जो है स्कॉच अवार्ड मिला है। हमने प्रीवियसली भी जब जून के डिस्कस किए थे तो हमने डिस्कस किया था कि जीआई टैग में बहुत सारी फेक जो है वो देखे गए थे, जिसकी वजह से उसकी वेरिफिकेशन की जा रही थी। तो उसे रोकने के लिए ही जो है जीआई टैग जो एक क्यूआर कोड है उसे यूज किया गया था बाय द हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट, और उसी के चलते उन्हें स्कॉच अवार्ड जो है वो दिया गया है फॉर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी फॉर इंश्योरिंग द ट्रांसपेरेंसी इन जीआई टैग। तो स्कॉच अवार्ड की बात करें तो ये भारत का इंडिपेंडेंट सिविलियन, हाईएस्ट इंडिपेंडेंट सिविलियन अवार्ड है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तो भारत रत्न हो जाता है, इट इज इंडियाज हाईएस्ट इंडिपेंडेंट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, जो किसे रिकॉग्नाइज करता है? इंडिविजुअल को, इंस्टीट्यूशन को, प्रोजेक्ट्स को जो आउटस्टैंडिंग गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस या सोशल इंक्लूजन की कैटेगरी में काम करते हैं। इंस्टीट्यूटेड 2003 में हुआ था बाय द स्कॉच ग्रुप। इस ग्रुप के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, एंड द नाम जो है वो इसी ग्रुप के बेस है। नेक्स्ट इज द फर्स्ट एक्सपोर्ट शिपमेंट ऑफ प्रीमियम चेरीज एंड प्लम्स has been left to UAE। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाता है, ये पहला कंसाइटमेंट जो है वो यूएई में गया था, जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट के थ्रू अपीडा के द्वारा गया था। तो अपीडा एजेंसी क्या है हमें वो जानना जरूरी है। और ये जो 2 चीजें गई हैं प्लम और चेरीज की, ये जम्मू एंड कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में उगाई गई थी? सो अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो दैट वाज शोपियां एंड पुलवामा। ठीक है, हाई क्वालिटी की, आप सब जानते हैं कि एक्सपोर्ट में जो भी चीजें भेजी जाती है दैट शुड पास दैट क्वालिटी कंट्रोल थिंग, है ना, तो वो उस लेवल की होनी चाहिए। तो शोपियां और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से ये गई हैं। अपीडा ने जो है इसे एक्सपोर्ट किया है। अपीडा क्या है? इट इज एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर आती है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एक्ट के अंदर बनी थी 1985 में, एंड द एक्ट इज एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। ठीक है, जो 1985 में
किया गया था। इसकी प्रिकर्सर बॉडी जो थी वो थी प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ठीक है। तो ये प्रिकर्सर बॉडी थी, इसी का नाम जो है फिर अपीडा कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर ये आती है। 1985 का जो एक्ट है उसके बिहाफ पे ये बनी थी, हेंस इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। क्लियर? ओके। The University of Kashmir secured the first position in the 17th National Youth Parliament। तो ये रिसेंट न्यूज थी कि जम्मू कश्मीर की जो कश्मीर यूनिवर्सिटी है उसे फर्स्ट पोजीशन मिली है 17th नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन में। और ये यूनिवर्सिटी जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी रनिंग पार्लियामेंट्री शील्ड जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, और कश्मीर यूनिवर्सिटी को ये मिला है। और 2024 और 2025 का हाईएस्ट अवार्ड आप एक तरह से कह सकते हैं। दिस वाज इन न्यूज, सो आई मेंशन हियर। नेक्स्ट जो है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूज की जो इंटरनेशनल वाटर वीक है जो भारत में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 2026 में सितंबर में होगा, उसमें जम्मू एंड कश्मीर जो है वो चुनी गई है एज अ पार्टनर यूटी, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पार्टनर यूटी है 9th इंटरनेशनल वाटर इंडियन इंटरनेशनल वाटर वीक जो कि सितंबर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। बात करें कि ये पर्टिकुलर जो वीक है वो कहाँ ऑर्गेनाइज होगा, दैट विल बी इन भारत मंडपम न्यू दिल्ली। सितंबर में होगा, बट भारत जो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इसकी पार्टनर ड्यूटी है। थीम की बात करें तो थीम इस पर्टिकुलर वीक की रहने वाली है क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर मैनेजमेंट, और फोकस किया जाएगा कि किस तरह से, हम सब जानते हैं कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस हिसाब से वाटर स्कैर्सिटी इज अ वेरी रियल थिंग है ना, नियर फ्यूचर में वी आर गोइंग टू फेस इट। तो इसी पे बात की जाएगी कि किस तरह से सस्टेनेबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए हम वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। इसी पे फोकस किया जाएगा कि टेक्नोलॉजी का किस तरह से इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज, आई थिंक, हाँ दैट इज इट। सो ये सभी थी जो पिछले हफ्ते इंपॉर्टेंट न्यूज थी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो नेशनल हो, चाहे फिर वो जीएनके ओरिएंटेड हो। अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं तो भी आज के इस लेक्चर से आपको वो सब इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल गया है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ। नेक्स्ट वीक आई ब्रिंग यू ऑल अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी न्यूज में रहेगा, जो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड